Hello students, welcome to सेल Academy. I am प्रणय सर, your biology faculty. तो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी पार्ट कंप्लीट किया इस टॉपिक का, मतलब आप सभी तो जुड़े हो रहे होंगे ना, इसलिए इस वीडियो देख रहे हैं। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, ये जो क्लास 8 का चैप्टर है, ये पार्ट 3 है बच्चों। मैं सोच रहा हूँ कि आप सब जो पार्ट मतलब बहुत कंप्लीट कर चुके होंगे, देन उसके बाद ये कंप्लीट करने आए होंगे। फिर भी मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको एक बार समराइज कर दूंगा कंप्लीटली, ताकि आप सभी का एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने पहले बोला था, ठीक है, जैसे कि हमने इस टॉपिक में कवर किया था कि पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि जो हमारे बियॉन्ड मतलब हमारे विजन का जो रेंज होता है 0.1 mm, उससे भी अगर कम होगा तो हमको नहीं दिखते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया था माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो मीन्स जो स्मॉलर मतलब छोटे होते हैं साइज में, एंड ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे देखते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों? लेंस होता है। वो लेंस कहाँ डिराइव हुआ था? लेंस का वर्ड जो लेंटिल सीड होता है वहीं से डिराइव हुआ था। ठीक है, देन अगर हम देखेंगे बच्चों, उसके बाद हमने पढ़े थे कि मैंने आपको बताया था उसके बाद कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसको पहले कौन मतलब यूज किए थे? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या किए थे बच्चों? 1665 में एक बुक पब्लिश किए थे जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये सब आप बहुत अच्छे से आप सब इसको कंप्लीट किए होंगे बच्चों। मैं बस आपको मतलब रिव्यू दे रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ा चुका हूँ, एंड ताकि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो उस माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज, उसके साथ उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने क्या क्या ऑर्गेनिज्म उसमें देखे थे, पब्लिश किए थे उस बुक में। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देन उसके बाद हम जाएंगे एवी ल्यूएनहोक। उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने रॉबर्ट हुक से इंस्पायर होके एक और तगड़ा माइक्रोस्कोप बनाए थे, जिसमें बहुत अच्छा लेंसेस डाले हुए थे, ताकि जो मतलब रॉबर्ट हुक के जो माइक्रोस्कोप थे ना, उनसे मतलब वो जितना भी देख रहे थे ऑर्गेनिज्म को, इनके माइक्रोस्कोप में उससे थोड़ा और लार्जर साइज दिखता था। मतलब अगर साइज उसमें जो अगर मतलब जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किए थे, ठीक है, उन्होंने कॉइंड किए थे एक टर्म सेल, मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन जब एवी ल्यूएनहोक ने देखे, उन्होंने बैक्टीरिया, अल्जी, फंगी ये सब डिस्कवर किए थे। इसीलिए एवी ल्यूएनहोक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो सिंपली आंसर क्या रहेगा बच्चों? यस, एवी ल्यूएनहोक। ओके, हमने इतना कवर किए थे इस टॉपिक में। देन हमने देखे थे बच्चों, मैंने सेल को भी आपको बताया था। सेल क्या होता है? सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पे आप यहाँ इसका डायग्राम देख रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में ये आपको मैंने डिटेयली समझाया था कि ये कैसे देखते हैं, कहाँ से दिखते हैं। देन उसके बाद हमने कवर किए थे पार्ट्स ऑफ सेल, जैसे कि सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, क्लोरोप्लास्ट, उसके साथ वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब मैंने आपको कंप्लीटली प्रीवियस क्लास में अच्छे तरह से समझाया हूँ। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे टैप करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। देन बच्चों हम मूव करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, जो डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ था और प्रीवियस क्लास में भी ये है। अगर चाहते हैं तो आई बटन पे टैप करके प्रीवियस क्लास को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके देन नेक्स्ट क्लास मतलब इसी क्लास के अंदर आप अपने कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैंने बताया था कि बच्चों सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। देन मैंने उसका प्लांट सेल का शेप भी बताया था, जैसे कि ये कैसे होता है बच्चों, मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आप सभी को अच्छे से ये चीज़ और अच्छे से याद हो जाए एंड आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि प्लांट सेल का शेप होता है बच्चों फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर। कैसे होता है बच्चों? फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर। वैसे
एनिमल सेल का जो शेप होता है बच्चों, ये इरेगुलर होता है एंड सर्कुलर होता है। देन हम मूव करेंगे क्लोरोप्लास्ट की तरफ। मैंने बताया था बच्चों क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि ये लीफ में होता है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जारी रखने के लिए हेल्प करता है, ताकि प्लांट जो है अपना फूड खुद बना सके। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एंड एनिमल केस में एब्सेंट होता है। इसलिए हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए हमको किस पर डिपेंड करना पड़ता है, मम्मी के ऊपर। देन हम मूव करेंगे बच्चों वैक्यूल। ये लार्ज होता है एंड सेंट्रिक होता है प्लांट सेल के केस में। वैक्यूल क्या करता है बच्चों, इसमें वाटर सब्सटेंस एंड फूड सब्सटेंस विद वेस्ट मटेरियल स्टोर होकर रहता है एंड ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। देन हम देखेंगे बच्चों प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट सेल के केस में प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल के केस में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। देन हम देखेंगे सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट है एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट है। बच्चों इसको आपको अच्छे से नोट बनाना है एंड आपकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम अभी मूव करेंगे बच्चों, इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे पार्ट ऑफ सेल दिखा था, देन हमने देखा था, ठीक है। आज का टॉपिक होगा बच्चों वेरिएशन इन सेल, ठीक है। मतलब हम कितने टाइप्स का सेल देखते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको एक पॉइंट बोलना भूल गया था, जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा वो कैसा होता है, एक पॉइंट ऐड कर लेना कॉपी में। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कैसे बोला मैंने बच्चों, सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्यों, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है बच्चों, सेल को आउटसाइड से, ये देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, सेल को आउटसाइड से ऐसे बॉर्डर जैसे होता है वो। इसका मतलब ये सेल का अंदर का सारे मटेरियल को बांध के रखता है। उसके साथ आउटर सरफेस से, मतलब बाहर सरफेस से इनर सरफेस तक, बाहर सरफेस से इनर सरफेस तक कौन सेल के अंदर आएगा, ठीक है। बाहर से अंदर तक कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये उस चीज़ को डिसाइड करता है कि बाहर कौन जाएगा, अंदर कौन आएगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हेल्प करता है बच्चों, मैंने जैसे बोला कि इसको नोट कर लेना। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है बच्चों, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये सिलेक्टिवली परमिएबल। समझ में आ गया बच्चों, सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों होता है बच्चों, मैंने आपको आंसर बता चुका हूँ, क्योंकि सर ये कुछ ज़रूरी सब्सटेंस जो सेल के बाहर होते हैं, सेल के अंदर आने में क्या करता है, ये एक पाथवे तरफ काम करता है। मतलब सेल के अंदर कौन घुसेगा कौन नहीं, ये कौन, मतलब जो डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। इतना समझ में आ गया। तो चलो, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है बच्चों, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मतलब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो हम अगर आगे देखेंगे बच्चों, आज का टॉपिक है वेरिएशन इन सेल। दैट मीन्स, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वेराइटी तो हमने वर्ड सुना है, जैसे कि बहुत सारे वेराइटी का चीज़ होता है। जैसे कि आपने मॉल में गया होगा कि मॉल में देखे होंगे कि बहुत सारे वेराइटी का ड्रेसेस होंगे, खिलौने होंगे, जैसे आप बहुत सारे मतलब पसंद करते हैं, वो सब किसका वेराइटी कैसा होता है और आपको डिपेंड करता है आपका चूज की तरफ। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं बस उसका टर्म को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वेराइटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, यस और नो। सो यहाँ पे वैसे ही जैसे मैंने बोला कि वेरिएशन इन सेल, तो इसका मतलब वेरिएशन का मतलब क्या है, पहले समझते हैं वेरिएशन का मतलब क्या है। वेरिएशन का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में बच्चों, अगर मैंने आपको बताया कि सेल के अकॉर्डिंग टू सेल 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो सिंगल सेल से डिराइव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जो बहुत सारे सेल से मतलब जुड़ के डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम थोड़ी बच्चों एक सेल से
मतलब क्रिएट हुए हैं? नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल है बच्चों, इसीलिए हम क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर होते हैं मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो सिंगल सेल से डिराइव है, उनका तो कुछ वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि उनके बॉडी में कितना सेल होगा, एक ही सेल होगा। लेकिन हमारे बॉडी में एक ही सेल है क्या? नहीं है ना बच्चों, इसीलिए हमको क्या बोला जाता है, यस, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या देखा जाता है बच्चों, वेरिएशन देखा जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी का बहुत डिफरेंट पार्ट्स होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल में दिखाया गया है कि इसको मैं बहुत अच्छे से आपको अभी डिस्क्राइब करूँगा एंड उसके साथ डिस्कस भी करूँगा ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी को रटना नहीं है, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से वो फिट हो जाएगा एंड आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर समझ जाएंगे तो मैं हूं ना आपके साथ, आपको समझाने के लिए। तो जुड़े रहिए, बने रहिए एंड CL एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहिए एंड उसके साथ वीडियो को लाइक करते रहिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो ठीक है, अगर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल में, जैसे कि मैंने बोला कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उनके केस में बहुत सारा सेल पाया जाता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्यों बहुत सारा सेल पाया जाता है? क्योंकि बच्चों हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स का काम भी अलग अलग होता है। ये सर, नो, यस सर। जैसे कि हमारा मसल जो काम करता है, हमारा जो अंदर बॉडी का जो ऑर्गन होते हैं वही सेम काम करते हैं क्या? नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब हमारे बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, सो अगर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि अगर ईच पार्ट डेवलप फ्रॉम ए सेल, ओके, अगर हर एक पार्ट एक सेल से मतलब क्रिएट होता है तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया ना कि जितना भी पार्ट है हमारे बॉडी में वो सब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पे बने होंगे। ये सर, नो, यस सर जी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मतलब जो काम है डिफरेंट करते हैं, इसीलिए डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं वो कहाँ से क्रिएट होते हैं, सेल से ही क्रिएट होते हैं। मैं आपको अगले पार्ट में डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें आपको डिटेली डिस्कस करूँगा कि कौन से कहाँ शुरू होता है, पहले कौन होता है एंड में क्या प्रोडक्ट बनता है या फिर क्या प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएशन इन सेल, मतलब बहुत सारा वेराइटी ऑफ सेल मैंने जैसे अभी बोला, तो अगर इसको हम देखेंगे बच्चों, सेल्स कम इन मेनी डिफरेंट शेप एंड साइजेस। मैंने आपको बोला है बच्चों कि बहुत सारा सेल बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। ओके, सो उनका क्या होता है ना, सेल्स कम इन मेनी डिफरेंट शेप एंड साइजेस ईच डिजाइंड फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने तो आपको बोला कि जैसे कि हमारे बॉडी का ईच पार्ट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, एग्जैक्टली ईच पार्ट अगर सेल से डिराइव हुए हैं तो ऑब्वियसली इस सेल भी बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ही करेंगे ना। देन अगर हम देखेंगे कि वेरिएशन इन सेल, कितने टाइप्स के सेल हमारे बॉडी में देखा जाते हैं और दिखाई देते हैं, सॉरी बच्चों, तो पहले हम देखेंगे बच्चों मसल सेल। हमारे बॉडी में मसल्स होगा, यस और नो? हाँ, थोड़ा बाइसेप दिखा दीजिए, यस। और जो मसल सेल होता है सिर्फ बाइसेप पे नहीं होता बच्चों, हमारे बॉडी में जितना भी पार्ट मसल से बने हुए हैं वही सब में क्या पाया जाता है, ये मसल सेल्स पाया जाता है। बच्चों अगर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा मसल सेल कैसा दिखता है, बच्चों इसको अच्छे तरह से समझिए, अच्छे तरह से याद कीजिए। मसल सेल कैसा दिखता है? स्पिंडल शेप। मैंने कैसे बोला बच्चों, ये कैसे दिखता है? स्पिंडल शेप एंड लॉन्ग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे की फीचर्स लिखा हुआ है, ये कैसा होता है? लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड। समझ में आ गया कैसा होता है बच्चों? मेरे साथ मतलब रिपीट कीजिए, ये लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड होता है। और इस सेल में, हर एक सेल में आपने देखे होंगे कि एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे मेनी न्यूक्ली होता है। एक सेल है जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रीप्ड अपीयरेंस होता है, मतलब इसका अपीयरेंस ऐसे ही होता है। देखो बच्चों, ये एक स्पिंडल शेप्ड फॉर्मेट है, मतलब ये ए से दिखता है।
इसको हम क्या बोलते हैं, एक स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। मसल सेल, मसल सेल्स कैसे होता है, मसल सेल्स आर लॉन्ग, ये लॉन्ग है बच्चों, ये सिलिंड्रिकल होता है, मतलब ये ऐसे फ्लैट नहीं होता बच्चों, ये ऐसे बंडल की तरफ होते हैं। कैसे होते हैं, बंडल की तरफ, जैसे राउंड डाउन करते हैं ना हम, जैसे मतलब वायर को, वैसे बच्चों सिलिंड्रिकल शेप में। ये एक सिलिंड्रिकल एंड नेरो एट द एंड्स, ये सिलिंड्रिकल होता है बीच में, मतलब हर एक जगह पे सिलिंड्रिकल होते हैं, लेकिन नेरो होता है एट द एंड्स पे एंड वाइड होते हैं कहाँ पर, एट द मिडिल पार्ट। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर देखेंगे कि मसल सेल, आप सभी को तो पता होगा कि मसल सेल कैसे फंक्शन करते हैं, कि सार्जिम ये हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर जैसे कि हम कुछ काम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये अपना फ़ोन उठाया, ठीक है, ये जो मेरा फ़ोन है बच्चों, मैंने कैसे उठाया, अपने मसल्स, मतलब अपने दिमाग ने मेरे बॉडी को कमांड किया कि हाथ का जो मसल सेल है क्या किए, उन्होंने मेरे फ़ोन को पिकअप करने में हेल्प किया, ठीक है। जैसे कि मैंने ये रिमोट उठाया, वैसे ही एग्जैक्टली इसको किसने हेल्प किया, मेरे बॉडी का जो क्या है मसल सेल से, उन्होंने इसको होल्ड करने में एंड पिकअप करने में हेल्प किया, ठीक है। तो मतलब हम जो मूवमेंट करते हैं, जैसे कि चलते हैं, हमारा पैर का मसल सेल्स क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं बच्चों, ताकि हम चल सके। कैसे, वो कंट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स होते हैं। कंट्रैक्ट मतलब खींचना, रिलैक्स मतलब छोड़ना। इसका जो मैकेनिज्म है बच्चों, ये हम फर्दर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मसल्स कैसे फंक्शन करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि मसल सेल क्या करते हैं, ये कंट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं, ताकि वो एक फंक्शन परफॉर्म कर सके, मतलब ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं हम। तो पहले बात समझ में आ गया। देखो बच्चों, यहाँ पे वही लिखा है कि मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड, जैसे अभी मैंने बोला ये कैसा है, स्पिंडल शेप्ड है बच्चों। स्पिंडल शेप्ड मतलब कैसा है, समझ में आ गया, ये सिलिंड्रिकल होता है एंड एट द एंड्स नेरो होता है एंड बीच में कैसे होता है बच्चों, वाइड होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है मसल सेल। ये परफेक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, ये मतलब क्या करता है बच्चों, कंट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने अभी समझाया आपको, कंट्रैक्ट होता है एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से इसको नोट बनाने के लिए, मैंने अभी पॉइंट मतलब आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। तो पहले हेडिंग दीजिए वेरिएशन इन सेल्स। पहले नोट करना है क्या, मसल सेल्स। तो पहले उसको पॉइंट में लिखना है मसल सेल्स कैसा दिखता है। मैंने अभी बोला, मेरे साथ रिपीट कीजिए, कैसे दिखता है, मसल सेल्स स्पिंडल शेप्ड में होता है एंड ये सिलिंड्रिकल होता है। उसके साथ ये कैसा होता है बच्चों, एट देयर एंड्स ये नैरो होता है एंड द मिडिल ये कैसा होता है बच्चों, वाइड होता है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम डिस्कस करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बोलेंगे कि ये कैसा होता है, कि फीचर्स में ये एक लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड होता है, इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है बच्चों, वो क्या होता है, न्यूक्लेई। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो ये जो लिखा हुआ है न्यूक्लेई, ठीक है, यहाँ पे मेनी न्यूक्लेई होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में। देन अगर हम देखेंगे, ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, मतलब ये जो बीच बीच में से दाग होता है ना, जैसे कि बॉडी में स्ट्रिप्ड हो जाता है, जब अगर किसी के बॉडी में फैट होता है, अगर वो बर्न हो जाता है, देखता है ना बॉडी में से स्क्रैचेस हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्ड बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही मसल सेल्स कैसे दिखते हैं, स्ट्रिप्ड दिखते हैं, मतलब जो बीच में ऐसे ऐसे जो दाग दिख रहे हैं ना, वो उनको क्या बोला जाता है बच्चों, स्ट्रिप बोला जाता है। दैट मीन्स ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है। देन उसका जाएंगे फंक्शन पर, ऐसे लिखना है बच्चों, व्हाट इज मसल सेल, की फीचर्स, उसके साथ फंक्शन में आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है, दैट मीन्स हेल्प मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, सॉरी बच्चों, बाय कैसे, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल सेल। ये कहाँ पे मैंने पाया जाता है, फाउंड इन मसल्स अटैच टू बोन्स। हमारे बॉडी में हमेशा बच्चों मसल्स कहाँ पाया जाता है, हमारे बोन्स के साथ ये अटैच होकर हमेशा रहता है कि नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया मसल सेल के बारे में, आप सभी मुझे समझा सकते हैं ना, ठीक है। इसको अच्छे तरह से रिवाइज करना और नोट करते रहना बच्चों, ताकि यह आपकी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी डाउट है बच्चों, आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा एंड जो भी नहीं समझ पाए होंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा, अगले क्लास में आपको वही सारा डाउट अच्छे से क्लियर करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। देन हम मूव करेंगे बच्चों नर्व सेल के पास। बच्चों
आप सबने तो मसल सेल सुना होगा, ये फिर नर्व सेल क्या है बच्चों? अभी आपको बस ये सिंपल समझना है, देन इसका जो टोटल फंक्शन, टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल स्ट्रक्चर सब कुछ आप क्या करेंगे, जो क्लास 9 है ना वहीं पे सब कुछ आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको सिंपल नॉलेज रखना है कि कैसे कैसे सेल हैं, बॉडी का कौन सा सेल क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि अभी नर्व सेल के पास, तो बच्चों मैंने अब एक बात बोल रहा हूँ, अच्छे तरह से याद रखना, नर्व सेल को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है। इतना याद रख लो बच्चों कि नर्व सेल को क्या बोलते हैं? नर्व सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो नर्व सेल होता है बच्चों, देखो ये कैसा दिखता है? ये कि ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जादू की झड्डी नहीं है बच्चों, ये जादू की झड़ी नहीं है, ये एक नर्व सेल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि नर्व सेल के बाद में, नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ये कैसे होता है बच्चों? इसको कंप्लीटली देखो, इसका डायग्राम को अच्छे तरह से दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये एक लंग होता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि बच्चों हमारा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, आपको पता है? दैट इज द नर्व सेल। अच्छे से याद रखो, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हमारा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है कौन? नर्व सेल, मतलब, और न्यूरॉन भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ये कैसे होता है बच्चों? ये ऐसे लॉन्ग होता है, एंड जैसे कि पेड़ पौधे ब्रांच बनते हैं ना, ये ऐसे ब्रांच बनता है, ठीक है। दे कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अगर मैं एक फ़ोन को पिकअप करूँगा, अगर मैं एक पेंसिल को पिकअप करूँगा, ये पहले कहाँ आएगा बच्चों? मैंने बोला कि ये हम मसल सेल के हेल्प में इसको पिकअप कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को तो क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने अभी बोला कि मुझे फ़ोन पिकअप करना है, कैसे मैंने किया? मेरे ब्रेन ने, मेरे दिमाग ने मेरे हाथ को, मसल्स को क्या भेजा बच्चों? एक मैसेज भेजा कि ओए बंटी, चिंटू, जो भी है इसका नाम, चल 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 जल्दी फ़ोन उठा। ऐसे नहीं होता बच्चों, ये मैंने एग्जाम्पल के दर में आपको समझाया। ब्रेन ने हमारे हाथ का जो मसल से वहाँ पे सिग्नल सेंड किया। कैसे सिग्नल सेंड किया? ये थोड़ी रिमोट मतलब है, ऐसे ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कर देंगे ऑफ हो जाएगा, नहीं। इसमें यहाँ तक क्या होता है? कनेक्शन होता है। किसके थ्रू? ये जो नर्व सेल होते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते वक्त सडनली लाइट ऑन होता है, जितना फास्ट पास करता है मैसेज, मतलब स्विच ऑन लाइट ऑन, स्विच ऑफ लाइट ऑफ। एग्जैक्टली हमारा ब्रेन भी जब किस भी पार्ट को मैसेज सेंड करता है बच्चों, ये सडनली ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? इसके थ्रू, नर्व सेल के थ्रू। मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ नर्व सेल इन आवर बॉडी बच्चों, बहुत सारे पार्ट को कनेक्ट हुए हैं किसके थ्रू? ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों? ये मैसेज कैरी करता है टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब जैसे कि अगर हमारे बॉडी में एक मच्छर काटेगा, हमको कैसे पता चलेगा? हमको थोड़ी वहाँ पे ब्रेन कमांड कर रहा है अरे मच्छर काट रहा है, नहीं। वहाँ का जो नर्व सेल है बच्चों, ये हमारे ब्रेन को मैसेज भेजेंगे कि अरे भाई, ओ ब्रेन भाई देखना यहाँ पे मेरे को मच्छर काट रहा है। फिर ब्रेन अटेंशन देगा, अरे आँख देख, फिर हाथ को सेंड, मतलब मैसेज सेंड करेगा मार उसको। ऐसे होता है। मतलब ये आपको एग्जाम्पल में दौर में समझाया। मतलब ब्रेन से, मतलब न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक कौन क्या बच्चों मैसेज कैरी करते हैं, उसके साथ डिफरेंट पार्ट्स पे भी जो भी प्रॉब्लम होता है या फिर जो भी मैसेज होता है वो ब्रेन तक आते हैं किसके थ्रू? इस नर्व सेल के थ्रू, ठीक है। इतना समझ में आ गया? जो नर्व सेल से क्या होता है? सिंपल, मैसेज जाता है, उसके साथ मैसेज भी आता है। इतना समझ में आ गया? मतलब दे कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम, मतलब जाते हैं उसके साथ आते भी हैं कभी कभी, टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ये सारे ऐसे जैसे मतलब हर एक जगह में फैला हुए के रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे बॉडी के अंदर है बच्चों, ओके। तो अगर हम देखेंगे इसका की फीचर्स, ये कैसे दिखता है बच्चों, इसको नोट करते रहना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जैसे कि मैंने नर्व सेल को बोला कि नर्व सेल कैसा होता है बच्चों? नर्व सेल लॉन्ग होता है एंड ब्रांच्ड होता है। देन अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि ये कैसा होता है। देखो बच्चों, दे कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, मैं आपको नोट करते रख रहा हूँ, आप मेरे साथ कॉपी करते रहना, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों,
ओके ओके, मैं आपको जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो और नोट करते जाओ, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे दिक्कत हो गया थोड़ा। हाँ, ये जो होता है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड बच्चों। मेरे साथ नोट करते रहना, ठीक है। यहाँ पे नोट करना ऐसे, क्या, नर्व सेल। जैसे मैंने पॉइंट आउट किया था स्ट्रक्चर को बच्चों आपको, वैसे यहाँ पे लिखना कि नर्व सेल कैसे होते हैं। नर्व सेल ऐसे होते हैं बच्चों, पॉइंट आउट करते लिखते रहना है। दे आर लॉन्ग एंड क्या, ब्रांच्ड होते हैं। यस, इतना बोला मैंने। कैसे होते हैं बच्चों, वो लॉन्ग होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, ये कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। उसके साथ यहाँ पे ये क्या करते हैं बच्चों, दे कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इतना समझ में आ गया बच्चों कि ये क्या करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन उसके साथ ये क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करता है कि ये सबसे मतलब जो लार्ज सेल होता है हमारा बॉडी का, ये क्या होता है, नर्व सेल होता है। जैसे कि अगर हम स्लाइड पे मूव करेंगे बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा था कि लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं, हैज ए सेल बॉडी। देखो बच्चों, यहाँ के बीच में ये क्या होता है, एक सेल बॉडी होता है एंड उसके साथ बहुत सारा जो ब्रांच जो होता है ना, ये जो बीच वाला पॉइंट है बच्चों, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सेल होता है बच्चों एंड उसके साथ ये जो ब्रांच होता है ना, ये जो ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स बोलते हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, ओके। एंड यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में ये जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सॉन एंडिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से सिग्नल आएगा, इसे ट्रांसफर होगा, इसके पास और एक डेंड्राइटिक सेल मतलब नर्व सेल होगा। देन ये क्या होगा बच्चों, वैसे ट्रांसफ़र करते जाएगा एक सेल से दूसरे सेल तक, जब तक जहाँ से मैसेज आएगा जिस पार्ट तक ना पहुँचा हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो मतलब ये एक सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के पास बहुत सारा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। उसके साथ एंडिंग में क्या होता है, ये देखो, एक्सॉन एंडिंग होता है, ठीक है। डेंड्राइट से क्या होता है बच्चों, सिग्नल रिसीव होगा, इतना याद रख लो। डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव होगा, एक्सॉन से क्या होगा, सिग्नल सेंड होगा। याद रह गया बच्चों। मैसेज यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऐसे होके यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, दूसरे नर्व सेल को ये फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो बच्चों सिंपल मेरे साथ रिपीट कीजिए, जो नर्व सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन में क्या होता है, एक सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के पास बहुत सारा ब्रांच स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये पार्ट। देन एट द एंडिंग क्या होता है, एक्सॉन एंडिंग होता है। बीच में क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। ये आपको डिटेली अगले क्लास में बताए जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि सिग्नल जो रिसीव होते हैं वो डेंड्राइट से रिसीव होते हैं, और सिग्नल जो सेंड होते हैं वो किस एंडिंग से सेंड होते हैं बच्चों, एक्सॉन एंडिंग से सेंड होते हैं। इतना समझ में आ गया। देन हम जाएंगे बच्चों, ये क्या करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है। अभी आपको मैंने समझाया कि जो न्यूरॉन सेल होता है वो क्या करता है कि ये मैसेज सेंड करता है बच्चों। देन अगर हम जाएंगे कि इसके फंक्शन के पास, ये क्या फंक्शन करता है बच्चों, मैंने अभी बोला ये ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जैसे मैंने बोला बच्चों कि स्विच ऑन करते वक्त लाइट खुद ब खुद अपने आप 1 सेकेंड भी नहीं लगता जलता है। कैसे आता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जाता है। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में जो मैसेजेस
एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या फिर दूसरे पार्ट से एक पार्ट तक आते हैं, वो कैसे फॉर्म में आते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में आते हैं। और ये सब आप मतलब जब बड़े होंगे बहुत अच्छे से आपको समझा जाएगा बच्चों। बस अभी को आप इतना याद रखिए कि कैसे जाता है मैसेज, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जाता है और बहुत फास्ट जाता है बच्चों वो, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है? हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी। ऐसे लिखना है जैसे कि मैंने लिखा था व्हाइट बोर्ड पे, याद है बच्चों? ब्लैक बोर्ड में जैसे लिखा, इसे नोट कर लेना कि नर्व सेल होता है। नर्व सेल कैसे होता है? लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है। देन उसके बाद ये क्या करता है? मैसेज कैरी करता है। की फीचर्स में सब कुछ ऐड करना। इसमें क्या होता है? सेल बॉडी होता है, उसके साथ सेल बॉडी के पास ब्रांच्ड फॉर्म जो होता है, there is a branched form on the cell body is called as dendrites. At the end there is presence of axon ending. Message received from dendrites and message sent from axon ending. Okay, then फंक्शन में क्या होता है? ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ये ट्रांसमिट करता है। एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी। ये किस में हेल्प करता है? हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। देन अगर हम मूव करेंगे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे नर्व सेल मेंशन हुआ है कि ये कैसे होता है? लॉन्ग होता है, ब्रांच होता है, आइडियल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स अक्रॉस द बॉडी। मैंने अभी बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो एग्जाम का सबसे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है बच्चों? यही होता है, नर्व सेल, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे कि, ठीक है बच्चों, अगले पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब के लिए पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए एंड साथ आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू CL Academy एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर भी कर लेना। तब के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।